So we are starting with corporate funding and listing in stock exchange. This is your paper 7, which is forming part of module 3. Now this chapter is comprising of 16 chapters, the subject, and today we are starting with chapter 4. Now this chapter 4 is basically talks about in relation to private equity funding, which include AIF, VCF, all those part. So that is where we'll be understanding that what this chapter 4 is all about, how the AIF, VCF functions in India. So all those things we'll be discussing under chapter 4. Clear? And this chapter you have to study from the मॉड्यूल ओनली, बिकॉज मॉड्यूल में ही बहुत सिंपल तरीके से दिया हुआ है, पॉइंट वाइज दिया है, तो इसको अलग से कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू रीड फ्रॉम द मॉड्यूल ओनली. सो वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर 4, दैट इज कॉल्ड इंडियन इक्विटी प्राइवेट फंडिंग. क्लियर? अब बिफोर वी स्टार्ट विद दिस चैप्टर, लेट्स अंडरस्टैंड सर्टेन कॉन्सेप्ट. देखो यहाँ पे आपको इस चैप्टर में कुछ टर्म आएंगे. दो यू मे हैव हर्ड दिस टर्म at executive level, so there is something called VCF. Now what is VCF? So VCF stands for venture capital fund, and AIF stands for alternative investment fund. Clear? अब देखो अब यहाँ पे ना एक टर्म है वेंचर कैपिटल. अब ये वर्ड है क्या और दुनिया ने कब ये पहली बार सुना था? जब क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है, जब वो इंडिया ढूंढने निकला था. आप अगर हिस्ट्री पढ़ोगे तो क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका उसने ढूंढा था, बट अगर आप उसके थोड़ी हिस्ट्री में जाओगे तो एक्चुअली क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया ढूंढने निकला था. एंड उस समय एयर ट्रांसपोर्ट तो थे नहीं, तो वो किंग ऑफ फ्रांस और किंग ऑफ स्पेन के पास पैसा मांगने गया था. एंड वहाँ पे किंग ऑफ फ्रांस सेड दैट आई एम गिविंग कैपिटल फॉर योर वेंचर. तब दुनिया ने पहली बार वेंचर कैपिटल वर्ड सुना था. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेंचर कैपिटल? देखो, कैपिटल का मतलब होता है फंड, एंड वेंचर का मतलब होता है कोई एक प्रोजेक्ट जिसके लिए आप कैपिटल ले रहे हो, मोर पर्टिकुलरली न्यू प्रोजेक्ट. एंड दैट इज वेयर द वेंचर कैपिटल कॉन्सेप्ट कम्स इनटू पिक्चर. दैट वेंचर कैपिटल इज बेसिकली अ कैपिटल which is being deployed, capital which is being invested towards some venture, towards some project. अब देखो होता क्या है. आज मान लो मेरे को एक बिजनेस चालू करना है. सो व्हाट आई नीड, फर्स्ट थिंग व्हाट आई नीड इज अ ग्रेट आइडिया. आप लोग शार्क टैंक देखते होंगे अगर, तो शार्क टैंक में दिस पर्सन्स कम, दे मेक सबमिशन, प्रेजेंटेशन अबाउट द बिजनेस, अबाउट द प्रोडक्ट, एंड देन दे वांट टू रेज कैपिटल. क्लियर? अब शार्क टैंक इंडिया जो है, इट इज़ वेरी मच रेप्लिका ऑफ शार्क टैंक यूएस, जो वहाँ पे भी जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए एग्जिस्टिंग बिजनेस हाउसेज आते हैं एंड दे प्रोवाइड फंड. बट दिस इज समथिंग द वेरी न्यू कॉन्सेप्ट वेयर न्यू एंटरप्रेन्योर्स आर कमिंग फॉरवर्ड एंड प्रोवाइडिंग द फंड. अदरवाइज आपके पास आइडिया है, देन द सेकेंड थिंग व्हाट यू नीड फॉर इम्प्लीमेंटिंग दैट आइडिया इज बेसिकली फंड. अब फंड कहाँ से आता है? सो अपने पास सोर्सेज ऑफ फंड क्या होता है? सो व्हेन यू टॉक अबाउट सोर्सेज ऑफ फंड, जो बेसिकली अपना ट्रेडिशनल सोर्स है, मतलब जिसको आप कन्वेंशनल सोर्स भी बोल सकते हैं. सो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ फंड इज ऑलवेज बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. क्लियर? बट जब आप बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास फंड रेज करने जाते हो, इफ आई हैव सम न्यू प्रोजेक्ट, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर नॉट वेरी मच कंफर्टेबल. व्हाई सो? Because they find that if the project is new
if the project is something which has never been seen by the corporate world or by the public at large, so there's always a higher amount of risk involved in the same. एंड दैट इज़ वेयर वो लोग वहाँ पे प्रोजेक्ट में इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते टूवर्ड्स प्रोजेक्ट फंडिंग, एंड दैट इज़ वेयर फंड के लिए आपको अनकन्वेंशनल सोर्स में जाना पड़ता है. Now this unconventional source, one of the unconventional source is venture capitalist. अभी जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जिनको हम लोग शॉर्ट में वीसी बोलते हैं, now they are basically high return, they have an ability to invest high amount because they have high investable fund, so they prefer to invest. तो ये लोग कहाँ इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं? So they prefer to invest in new projects. अच्छा, ऐसा नहीं कि ये लोग पैसा फेंक देंगे, पानी में फेंक देंगे. They will evaluate the project very properly, and if they find that project में feasibility है, project में profitability है, then they always rate it because they are having high investable fund and they are ready to put money in a new project because their objective or their principle is basically high risk and high return. मतलब they believe in the concept of कि अगर आपको हाई रिस्क लेना है तो आपको रिटर्न भी उसी हिसाब से मिलता है, बट दैट डज नॉट मीन्स दैट व्हेन दे आर इन्वेस्टिंग इन हाई रिस्क प्रोजेक्ट दे विल इन्वेस्ट देयर फंड एनीवेयर, बट बिफोर दे पुट देयर मनी दे विल ऑलवेज मेक इवैल्यूएशन. सो दे विल ऑलवेज मेक इवैल्यूएशन with respect to the project feasibility, and that is how the venture capitalist function. आप देखो, सो यहाँ पे वेंचर कैपिटल फंड है क्या? सो वेंचर कैपिटल फंड नाउ वेंचर कैपिटल फंड क्या करता है? वेंचर कैपिटल फंड रेज करता है इन्वेस्टर से. इन्वेस्टर बेसिकली कौन है जनरली? तो यहाँ पे जनरली इन्वेस्टर HNIs कैटेगरी होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. दे आर बेसिकली द इन्वेस्टर्स अंडर वेंचर कैपिटल फंड. अब ये लोग फंड देते हैं. अच्छा, वेंचर कैपिटल फंड क्या करता है? इस फंड का एक पूल बनाता है एंड इस पैसे को वो इन्वेस्ट करता है. तो इन्वेस्ट इन वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग, और जो रिटर्न आता है वो रिटर्न आता है वेंचर कैपिटल फंड के पास, एंड वेंचर कैपिटल फंड इसको नेट रिटर्न दे देते हैं इन्वेस्टर को, एंड दैट इज हाउ दे फंक्शन. सो दिस इज द ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ वेंचर कैपिटल फंड, एंड VCU स्टैंड फॉर वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग. तो यहाँ पे HNI इज हाई net worth individual and VCU is venture capital undertaking. Clear? So how this VCF function? So very important that VCF किस फॉर्म में establish होता है? So establish in the फॉर्म ऑफ ट्रस्ट. तो VCF एक ट्रस्ट के फॉर्म में स्टैब्लिश हो सकता है. देन VCF एक कंपनी के फॉर्म में स्टैब्लिश हो सकता है. एंड थर्ड, VCF एक बॉडी कॉर्पोरेट के फॉर्म में स्टैब्लिश हो सकता है. Now, second thing that have to remember that VCF जो है, now VCF need to be registered with SEBI.
And third, now they engaged in the business of fund management activity. Fund management activity. Clear? Now this is to be called as VCF, which is venture capital fund. अच्छा, next thing जो है यहाँ पे, that is to be called as VCU, that is venture capital undertaking. Venture capital undertaking. अब VCU क्या है? So VCU is nothing but venture capital undertaking. So it is basically an unlisted company or unlisted domestic company so unlisted domestic company, what it means that not listed in India or outside India, plus doing business activity which is permitted as per Indian laws. So VCU क्या है? So unlisted domestic company and doing business activity which is permitted as per Indian law. मतलब there can be a possibility that certain activities are not permitted in India but it may be permitted outside India and vice versa. तो अगर ऐसा कुछ है तो ये VCU कौन होना चाहिए? Now this VCU should be an unlisted domestic company and they are engaged in the business of permitted business activity in India. Clear? अब देखो, अब यहाँ पे what is being said now when we talk about, अगर हम लोग एक अच्छा यहाँ पे जितने लोग इसको वीडियो में देख रहे हैं वो वीडियो पॉज करके इन सब एग्जांपल्स को नोट डाउन कर लीजिएगा, ओनली फॉर योर रेफरेंस. क्लियर? दो हम लोग एक्सप्लेनेशन पार्ट वी टेकिंग फ्रॉम द मॉड्यूल इटसेल्फ. क्लियर? सो कॉपी दिस पार्ट. सो आई बिलीव this much being copied. Copy this also. So I believe this much being done. Now copy this also. So I believe this much part being copied and understood also. अब देखिए, अब यहाँ पे अब हम लोगों ने क्या समझा कि VCF क्या है. Now VCF being established in the form of trust, company और body corporate. बट अगर मान लो कोई एक LLP है, okay, and that LLP is engaged in the business of fund management. तो अगर एक LLP है जो फंड मैनेजमेंट बिजनेस कर रहा है, अच्छा अगर एक पार्टनरशिप फर्म है, अगर एक पार्टनरशिप फर्म है जो व्हाट इज बीइंग सेड दैट जो फंड मैनेजमेंट बिजनेस कर रहा है, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है. नाउ व्हाई आई एम टेकिंग ऑल दिस parties or all these persons name? Because they are neither company nor trust nor body corporate. Clear? अब देखो अब हो क्या रहा था एंड किस वजह से AIF आया, मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ. ठीक है, मान लेते हैं एक LLP है. Now there is an LLP. अब ये LLP क्या करता है? Now LLP ने इन्वेस्टर से फंड रेज किया. अब यहाँ पे एक फंड का
पूल बन गया ना। इस पूल को उसने इन्वेस्ट किया वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग में। अब जो रिटर्न आया वो एलएलपी के पास आया एंड एलएलपी ने नेट रिटर्न दे दिया इन्वेस्टर को। मतलब इन दिस केस एलएलपी इज engaged in fund मैनेजमेंट बिजनेस। तो ये जो एलएलपी है ये किस बिजनेस में, इसमें फंड मैनेजमेंट बिजनेस में। बट क्या मैं एलएलपी को, कैन वी से एलएलपी एज कंपनी? नो। कैन वी से एलएलपी एज बॉडी कॉर्पोरेट? नो। LLP is having all the features of body corporate, but they are not body corporate. So the definition of body corporate is being given differently, and the definition of LLP being given under LLP Act. अब can तो यहाँ पे अब another example लेते हैं। यहाँ पे एक पार्टनरशिप फॉर्म है, या तो एक एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल है, या एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है। ओके अब ये लोग क्या करते हैं ना, इन्होंने इन्वेस्टर से फंड रेज किया, फंड का एक पूल बनाया एंड इस पैसे को इन्वेस्ट किया वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग में। जो रिटर्न आया वो इस पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के पास आया एंड अपनी फीस माइनस करके नेट रिटर्न इन लोगों ने इन्वेस्टर को दे दिया। मतलब वी कैन से दैट दिस पार्टनरशिप फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, दे आर इंगेज इन फंड मैनेजमेंट बिजनेस। बिकॉज वो लोग तो कोई कर रहे हैं ना, फंड मैनेजमेंट बिजनेस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि कैन, ना तो क्वेश्चन कैन LLP बी रजिस्टर्ड एज VCF? क्या LLP VCF बन सकता है? अब देखो VCF किस फॉर्म में स्टैब्लिश होता है? ट्रस्ट, कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट। तो क्या यहाँ पे LLP कंपनी ट्रस्ट है? नो। क्या LLP बॉडी कॉर्पोरेट है? नो। क्या LLP कंपनी है? नो। तो इसका आंसर क्या आया? आंसर आ गया नो। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, क्या एक पार्टनरशिप फर्म, अच्छा ये आंसर क्यों नो है? बिकॉज LLP हम लोग जब देखते हैं कि क्या LLP ट्रस्ट है, आंसर आता है नो। क्या LLP एक कंपनी है? अच्छा कंपनी किसको बोलते हैं? ना कंपनी बीइंग डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 13। तो क्या वहाँ पे LLP कंपनी बन जाता है? आंसर इज नो। एंड थर्ड, क्या LLP एक बॉडी कॉर्पोरेट है? नाउ अब बॉडी कॉर्पोरेट टर्म जो है, अगेन इफ वी सी कंपनीज एक्ट, द टर्म बॉडी कॉर्पोरेट हैज बीन डिफाइंड, so that is being defined under section 2 subsection 11 of company the 13। so LLP ना तो ट्रस्ट है, ना तो कंपनी है, और ना ही बॉडी कॉर्पोरेट है, एंड देयरफॉर LLP cannot be registered as VCF। so LLP cannot be registered as VCF। क्लियर? सेम तरीके से अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कैन पार्टनरशिप फर्म
association of person, body of individual be registered. अच्छा, यहाँ पे जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप फर्म है, दे आर नथिंग बट अनरजिस्टर्ड एंटिटी. Now, so can they be registered as VCF? Now, understand this thing. Again, अगर हम लोग एक फॉर्म की बात करते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, now they are to be nothing but in simple term you can call that thing as unregistered entity. क्या ये अनरजिस्टर्ड एंटिटी जो है, now are they trust? Answer is no. Are they company? now as per हम जब कंपनी की बात करते हैं, सो सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 की बात कर रहे हैं, तो क्या ये कंपनी है? आंसर इज नो. क्या एक पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर दे बॉडी कॉर्पोरेट? नाउ बॉडी कॉर्पोरेट बीइंग डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 11, आर दे फॉलोइंग अंडर दिस कैटेगरी? आंसर इज नो. इसका मतलब तो क्या कंक्लूजन आया कि फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल cannot be registered as VCF. so ये जो है they cannot be registered as VCF. क्लियर? अब देखो, अब यहाँ पे अगर कोई LLP या अगर कोई पार्टनरशिप फर्म, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इफ दे आर डूइंग फंड मैनेजमेंट बिजनेस, तो वो तो VCF के फॉर्म में रजिस्टर हो ही नहीं सकते. मतलब अगर वो VCF के फॉर्म में रजिस्टर होना भी चाहें तो भी दे कैन नॉट बी रजिस्टर्ड. तो यहाँ पे किया क्या गया कि द रेगुलेटरी बॉडी रियलाइज कि कई ऐसी एंटिटीज़ हैं जिन्होंने क्या किया, अपने को LLP के फॉर्म में क्रिएट किया, दो देयर इंटेंशन वॉज नॉट टू अवॉइड रजिस्ट्रेशन, बट बाय डिफॉल्ट इफेक्ट वही आ रहा था कि जब वो लोग फॉर्म फाइल करने जाते थे एंड उसमें लिखा था कि आप आर यू ट्रस्ट, लिखते थे नो, आर यू कंपनी नो, आर यू बॉडी कॉर्पोरेट नो, तो फिर कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा रजिस्ट्रेशन करने के लिए. तो यहाँ पे व्हाट हैज़ बीन रियलाइज दैट VCF कॉन्सेप्ट इज अ नैरो कॉन्सेप्ट. इसलिए सेबी ने क्या किया, सेबी ने VCF कॉन्सेप्ट को ही ख़त्म कर दिया एंड दे हैव मर्ज VCF कॉन्सेप्ट को मर्ज कर दिया AIF में, एंड फिर VCF no longer VCF will be a separate regulation, it is being merged under the AIF regulation. इसका मतलब क्या हुआ कि AIF is a wider concept. तो AIF क्या है? Now it can be so यहाँ पे AIF can be established in the form of trust, company, बॉडी कॉर्पोरेट एंड LLP. अब देखो, जब यहाँ पे आपने LLP इंक्लूड किया तो डोंट यू थिंक कि AIF का कॉन्सेप्ट VCF का कॉन्सेप्ट से ब्रॉडर हो गया? क्लियर? फर्दर क्या लिखा है? नाउ एनी एंटिटी नॉट रजिस्टर्ड विथ सेबी. अच्छा, कोई भी एंटिटी अगर सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, अच्छा सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, किस फॉर्म में? एज
mutual fund, as collective investment scheme, as foreign venture capital investor, or under any SEBI regulation and engaged in the business of fund management activity. Now they shall be called as, तो इनको भी क्या माना जाएगा? So they will be called as deemed AIF. तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी एंटिटी है विच इज़ नॉट रजिस्टर्ड विद सेबी, तो अगर सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, अच्छा सेबी के साथ किस तरीके से रजिस्टर्ड नहीं है? एज म्यूचुअल फंड, एज CIS collective investment scheme, as venture capital investor, as any other regulation, and they are engaged in the business of fund management activity, तो अगर वो फंड मैनेजमेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, now they will be called as deemed AIF. क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि अब जितनी भी अनरजिस्टर्ड एंटिटी हैं, whether in the form of firm, AOP, body of individual, so all unregistered entity now all unregistered entity, now they shall be covered, now engaged in the fund in the business of fund management. तो जितने भी अनरजिस्टर्ड एंटिटी हैं जो फंड मैनेजमेंट बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, ना वो भी अब AIF के स्कोप में ही आ गए. So engaged in the or engaged in fund management business shall be deemed AIF. क्लियर? तो यहाँ पे फर्म association of person, body of individual, all three being covered, and they will be considered as deemed AIF. इसका मतलब AIF का जो स्कोप है, it is much wider compared to the scope of venture capital fund, क्योंकि AIF उस हर एक एंटिटी को कवर कर लेता है अपने डेफिनेशन में, जो पहले VCF में कवर नहीं हो रहा था. So I believe this much part is clear. अब ये जो पूरा पार्ट है, I believe यहाँ तक आप लोगों ने कॉपी कर लिया था. So इसके आगे का भी ये जस्ट नोट कर लीजिए. So I believe this much being done. Now copy this also. Now copy this also. So I believe this being done, and now copy this also. So I believe this much part being done. So now we are moving towards the module
अब इसमें जितना हम लोग करते जाएं उतना ही आपको पढ़ना है, एंड इस चैप्टर में कोई अमेंडमेंट नहीं है खास। क्लियर? तो आप डायरेक्टली मॉड्यूल से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ना, बैकग्राउंड नहीं पढ़ना, नो, ये सब पूरा कैंसिल कर दीजिए। फिर ऑल्टरनेटिव मैनेजमेंट फंड, मैनेजर डायरेक्टिव्स कैंसिल। नाउ आप देखो, now we are starting from here. Now SEBI Alternative Investment Fund Regulation 2012. अब यहाँ पे there are certain definitions which is very important. अब इसमें AIF Regulation 2012 क्या बोलता है? अब सबसे पहले तो आपको AIF Regulation में the first definition what you have to read is the definition of AIF only. Now what is being said that alternative investment fund है क्या? Now alternative investment fund basically means any fund established or incorporated in India in the form of trust or company or LLP or body corporate. तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, now it says that यहाँ पे any fund इनकॉर्पोरेट एस्टैब्लिश किस फॉर्म में हुआ है? ट्रस्ट के फॉर्म में। नाउ ट्रस्ट के फॉर्म में, कंपनी के फॉर्म में, एलएलपी के फॉर्म में और बॉडी कॉर्पोरेट के फॉर्म में। नाउ जो कि क्या है, इट्स अ प्राइवेटली पूल्ड फंड इन्वेस्टमेंट व्हीकल विच कलेक्ट फंड फ्रॉम इन्वेस्टर। मतलब ये यहाँ पे क्या करते हैं, आप एक प्राइवेटली पूल्ड फंड क्रिएट करते हो जिसमें आप फंड रेज करते हो फ्रॉम बोथ रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर से। तो यहाँ पे whether Indian or foreign, for investing in accordance with the defined investment policy for the benefit of investor. So यहाँ पे what is being said that यहाँ पे आप इन्वेस्टर से फंड रेज कर रहे हो now, and that will be जो इन्वेस्टर ने फंड दिया है for as per the investment objective of the scheme. Second, फर्दर क्या दिया हुआ है? नाउ फर्दर इट सेज दैट इट इज़ नॉट कवर्ड, मतलब कोई भी ऐसा फंड विच इज़ नॉट कवर्ड अंडर सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन। तो अगर कोई फंड है जो सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन में कवर नहीं है, सेबी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम रेगुलेशन जो CIS में कवर नहीं है, और एनी अदर रेगुलेशन सेबी टू रेगुलेट फंड मैनेजमेंट एक्टिविटी, मतलब और भी किसी सेबी रेगुलेशन से कवर नहीं है वो रेगुलेशन जो फंड मैनेजमेंट बिजनेस को रेगुलेट करता है, देन दैट इज टू बी कॉल्ड एज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। लेकिन फॉलोइंग शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड फॉर द पर्पज ऑफ दिस रेगुलेशन। तो यहाँ पे क्या दिया है कि ये जो फंड है ना, दे आर नॉट टू बी कॉल्ड एज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो यहाँ पे अब यहाँ पे कुछ फंड्स के नाम दिए हुए हैं, now that is not to be called as alternative investment fund. तो देखो यहाँ पे alternative investment fund established in the form of trust, company, LLP, body corporate. Clear? Secondly, is not covered under mutual fund regulation, collective investment scheme regulation or any other SEBI regulation to regulate fund management activity. Clear? अब यहाँ पे फर्दर क्या लिखा है, that following shall not be considered alternative investment fund, following shall not be considered as AIF. अच्छा, किस किस को AIF नहीं माना गया है? पहला बोला है फैमिली ट्रस्ट। अब ये क्या है? Now family trust set up for the benefit of relative. अब ये चीज़ समझो, क्या आपकी फैमिली में जितने भी फैमिली मेम्बर हैं, क्लियर,
अब डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव कौन है? अब अगर आपको डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव कंपनी दैट में याद होगा, सो रिलेटिव बीइंग डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 77 ऑफ कंपनीज एक्ट. याद है ऐसा कुछ? सो सेक्शन 2 सबसेक्शन 77 ऑफ कंपनीज एक्ट डिफाइन द टर्म कॉल्ड रिलेटिव. अब रिलेटिव में कौन कौन आता था? तो स्पाउस इज रिलेटिव, member of HUF is relative, and those relationship which has been defined under rule 4 of company specification of definition details rules 2014. अच्छा, वो definition details rules में क्या definition दिया है? उसमें कुछ relationship दिए हैं. वो कौन कौन से relationship है? First, father including stepfather. Second, mother including stepmother. Third, brother including stepbrother. Fourth, sister including stepsister. Fifth, son including stepson. Sixth, daughter, no stepdaughter. Clear? And then seventh, son's wife, and eighth, daughter's husband. तो यहाँ पे ये जो रिलेशनशिप हैं, ये जो 8 रिलेशनशिप है, इनको रिलेटिव बोला जाता है. मतलब कंपनी के हिसाब से ग्रैंड पेरेंट्स आर नॉट योर रिलेटिव. तो अब एक चीज़ समझो, अब आपका भाई है, ब्रदर, सिस्टर, क्या जरूरी है सब लोग फाइनेंशियली एकदम वेल टू डू सेम लेवल पे हो? नहीं. ऐसा हो सकता है ना कि कुछ लोग फाइनेंशियली ज़्यादा साउंड हो, कुछ लोग फाइनेंशियली वीक हो. पॉसिबल. अब यहाँ पे कई बार रिलेटिव्स के बेनिफिट के लिए एक ट्रस्ट क्रिएट किया जाता है, जिसमें फैमिली मेम्बर फंड कंट्रीब्यूट करते हैं. उस फंड को इन्वेस्ट किया जाता है, जो भी रिटर्न आता है वो ट्रस्ट के पास आता है, और ये पैसा किसको दिया जाता है? जो फाइनेंशियली वीक होते हैं, उनके बेटरमेंट के लिए, चाहे वो एजुकेशन पर्पस हो, मेडिकल पर्पस हो, उसके लिए यूज़ किया जाता है. तो क्या यहाँ पे इस फंड का पर्पस रिटर्न कमाना है और रिटर्न कमा के अपनी फीस माइनस करके नेट रिटर्न बाकी सबको देना है? नहीं. इस फंड का पर्पस क्या है? रिलेटिव्स के वेलफेयर के लिए. एंड दैट इज वेयर सो फैमिली ट्रस्ट जो है, जो रिलेटिव्स के वेलफेयर के लिए क्रिएट किया जाता है. नाउ दैट इज समथिंग इज नॉट टू बी कॉल्ड एज AIF. क्लियर? सेकेंड क्या दिया है? सेकेंड दिया है ESOP ट्रस्ट. अच्छा, अब ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, जो ये ट्रस्ट है, ये ESOP ट्रस्ट किसके बेनिफिट के लिए क्रिएट करते हैं? एम्प्लॉयज़ के लिए. तो आप एम्प्लॉयज़ को ESOP देने के लिए आप डायरेक्टली भी ESOP दे सकते हो, और आप ट्रस्ट रूट से भी ESOP दे सकते हो. इन दैट केस व्हाट इज बीइंग सेड दैट एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ट्रस्ट. तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन परचेज स्कीम ट्रस्ट जो है, ये एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए क्रिएट किया जाए. दैट इज वेयर इट इज़ नॉट टू बी कॉल्ड एज AIF. इसके अलावा एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट और ग्रेचुटी ट्रस्ट सेटअप फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय. तो अगर आपने कोई ट्रस्ट क्रिएट किया है, एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट क्रिएट किया है या ग्रेचुटी ट्रस्ट क्रिएट किया है, जो कि एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए क्रिएट किया गया है, देन इट इज़ नॉट टू बी रजिस्टर्ड एज AIF. इसके अलावा होल्डिंग कंपनी, ना होल्डिंग कंपनी, अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो क्या होल्डिंग कंपनी को AIF मान लेंगे? नहीं, क्योंकि होल्डिंग कंपनी क्या सब्सिडरी में शेयर्स होल्ड कर रहा है, एग्री, बट वो क्या सब्सिडरी के शेयर्स को बेचता रहता है? नहीं. सो इन दैट केस दैट इज नॉट टू बी कॉल्ड एज AIF. देन एनी अदर स्पेशल पर्पस व्हीकल, तो अगर कोई और स्पेशल पर्पस व्हीकल है, कोई और SPV है, नाउ नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय फंड मैनेजर इंक्लूडिंग सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट रेगुलेटेड बाय स्पेसिफिक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. अब देखो, अब अगर आप लोग को नाउ इफ यू रिमेंबर सरफासी चैप्टर, तो सरफासी चैप्टर में हम लोग NPA की रिकवरी करने के लिए, सरफासी आप लोग ने CR में पढ़ा था, तो वहाँ पे NPA की रिकवरी करने के लिए एक सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, एक SPV क्रिएट करते हैं. वो SPV क्या करता है? वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करता है. तो यहाँ पे अगर कोई स्पेशल पर्पस व्हीकल है which includes securitization trust and that is regulated by some specific regulatory framework, because they are regulated by some specific regulatory framework, it will not to be called as AIF. Then further क्या लिखा है? फंड मैनेज बाय सिक्योरिटाइजेशन कंपनी और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी. अब देखो, ये तो डायरेक्टली सरफासी की बात हो रही है,
तो अगर कोई फंड है जो सिक्योराइजेशन कंपनी या रिकंस्ट्रक्शन कंपनी मैनेज कर रहा है, नाउ रजिस्टर्ड विच इज रजिस्टर्ड विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 3 ऑफ सरफासी एक्ट। तो यहाँ पे सो अंडर सेक्शन 3 ऑफ सरफासी एक्ट 2002। इसके अलावा एनी अदर पूल ऑफ फंड विच इज़ डायरेक्टली रेगुलेटेड बाय एनी अदर रेगुलेटर इन कंट्री। तो अगर कोई और पूल ऑफ फंड है विच इज़ रेगुलेटेड बाय एनी अदर रेगुलेटर इन इंडिया, तो अगर कोई और रेगुलेटर उसको रेगुलेट कर रहा है देन दैट इज़ टू बी कॉल्ड एज, तो अगर कोई और उसको रेगुलेट कर रहा है then that is to be called as fund, that is they are the fund, but in this case it is not to be called as AIF. Clear? Very important definition. Done. अब यहाँ पे एक बार इस पूरी डेफिनेशन को रीड कर लीजिए। जो तो वीडियो में देख रहे हैं वीडियो पॉज करिए और एक बार इसको रीड करिए। नाउ so we have done with the definition of AIF. अब AIF में, now before we go to the F, there's one concept which is called aggregated investor. Clear? And there is something called aggregation agency. अब ये क्या है, इसमें पहले इन्वेस्टर समझो कि किस इन्वेस्टर्स को एग्रीगेटेड इन्वेस्टर बोला जाता है। Now it means that aggregated investor means any person who is granted a certificate of एग्रीटेशन बाय द एजेंसी। अब इसमें ना ये बेसिकली कहाँ पे काम आता है, हम लोग जब इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म पढ़ेंगे तो इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म में, जो कि पहले इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बोलते थे, जो कि अब इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म हो गया, वहाँ पे सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल नीड टू बी हेल्ड बाय द एग्रीगेटेड इन्वेस्टर। तो वो कौन होता है, दे आर टू बी कॉल्ड एज एग्रीगेटेड इन्वेस्टर। तो यहाँ पे इन केस ऑफ इंडिविजुअल, HUF, फैमिली ट्रस्ट, तो अगर इंडिविजुअल है, HUF है, फैमिली ट्रस्ट है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो हम लोग किसको बोलेंगे एग्रीगेटेड इन्वेस्टर? वो पर्सन जिसकी एनुअल इनकम ऑफ एटलीस्ट 2 करोड़ है, तो साल की इनकम कम से कम 2 करोड़ रुपए है, और नेटवर्थ ऑफ एटलीस्ट 7 करोड़ 50 लाख, मतलब 7.5 करोड़ का नेटवर्थ है, आउट ऑफ विच नॉट लेस देन 3 करोड़ 75 लाख इज इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल एसेट। मतलब 7.5 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए कम से कम, जिसमें से 3.75 करोड़ मतलब 50% फाइनेंशियल एसेट के फॉर्म में होना चाहिए, और एनुअल इनकम ऑफ एटलीस्ट 1 करोड़, मतलब यहाँ पे एनुअल इनकम ऑफ एटलीस्ट 1 करोड़ एंड मिनिमम नेटवर्थ ऑफ 5 करोड़, आउट ऑफ विच नॉट लेस देन 2 करोड़ 50 लाख इज इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल एसेट होना चाहिए। Now, so these are the criteria that अगर आप इस criteria में fulfill होते हो, then you will be called the individual, HUF or sole proprietorship और family trust will be called as aggregated investor. Clear? अब अगर वो एक body corporate के form में है, so has a net worth of at least 50 crore, so that is to be called as aggregated investor। मतलब यहाँ पे हम लोग जिस investor की बात कर रहे हैं उस इन्वेस्टर की जो फंड कैपेसिटी है वो बहुत हाई होनी चाहिए। नाउ इन केस ऑफ ट्रस्ट अदर देन फैमिली ट्रस्ट, तो अगर हम लोग ट्रस्ट की बात करें अदर देन फैमिली ट्रस्ट, देखो फैमिली ट्रस्ट ऊपर कवर कर लिया गया है, क्योंकि फर्स्ट क्राइटेरिया जो है इन केस ऑफ इंडिविजुअल, HUF, फैमिली ट्रस्ट और सोल प्रोप्राइटरशिप है, देन बॉडी कॉर्पोरेट, देन ट्रस्ट अदर देन फैमिली ट्रस्ट। तो अदर देन फैमिली ट्रस्ट का नेटवर्थ कितना होना चाहिए, नेटवर्थ ऑफ एटलीस्ट 50 करोड़। एंड अगर इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म है सेटअप अंडर इंडिया पार्टनरशिप एक्ट, तो ईच पार्टनर इंडिपेंडेंटली मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एग्रीगेशन। इसका मतलब जो हर एक पार्टनर है वो जो ऊपर क्राइटेरिया दिया है, क्राइटेरिया विच इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल, उसको फुलफिल कर रहा है, देन दैट इन्वेस्टर इज टू बी कॉल्ड एज एग्रीगेटेड इन्वेस्टर। क्लियर? अब यहाँ पे what is further being said now, अब एजेंसी क्या है,
वो एजेंसी जो एग्रीगेटेड इन्वेस्टर को डेजिग्नेट करता है, दे आर टू बी कॉल्ड एज एग्रीगेशन एजेंसी। अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा है, अ सब्सिडरी ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और अ सब्सिडरी ऑफ डिपॉजिटरी और एनी अदर एंटिटी एज मे बी स्पेसिफाइड बाय बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो हम लोग जब यहाँ पे बोर्ड की बात कर रहे हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं सेबी की। तो यहाँ पे तो सब्सिडरी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, सब्सिडरी ऑफ डिपॉजिटरी या कोई भी एंटिटी जिसको सेबी ने स्पेसिफाई किया है, दे विल बी कॉल्ड एज एजेंसी। क्लियर? Now, what is being said that what is corpus? The next definition. अब corpus किसको बोलते हैं? देखो, corpus का मतलब होता है total fund, तो total amount of fund committed by the investor to the alternative investment fund। मतलब ये वो अमाउंट है जो इन्वेस्टर एआईएफ में इन्वेस्ट करते हैं। क्लियर? अब ये कैसे कमिट करते हैं? नाउ दैट कैन बी बाय वर्च्यू ऑफ एन रिटन एग्रीमेंट, so that can be by virtue of some other document, किसी भी तरीके से, but that is nothing but what is the total amount committed by the investor on a particular date, that is to be called as corpus। अब next definition क्या बोलता है? Now next definition basically talks about debt fund। अब debt fund क्या है? So debt fund means an alternative investment fund which invests primarily in debt or debt securities of listed or unlisted investee companies according to the stated objective। तो यहाँ पे as the name says, देखो नाम से क्या लग रहा है कि ये एक ऐसा AIF है जो प्राइमरली कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है? ये इन्वेस्ट कर रहा है डेट सिक्योरिटीज़ में। अच्छा, डेट सिक्योरिटीज़ किसकी? लिस्टेड कंपनी की as well as unlisted company। that something is to be called as debt fund। the next is called hedge fund। अब देखो hedge fund क्या होता है? now hedge fund basically means that ये एक ऐसा फंड है जो कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को फॉलो करता है, हेजिंग करता है। दे इन्वेस्ट इन बोथ स्पॉट मार्केट एज वेल एज इन डेरिवेटिव मार्केट एंड दे इन्वेस्ट इन अ डाइवर्सिफाइड मैनर, जिससे कि वो रिस्क को रिड्यूस कर सके। तो यहाँ पे क्या लिखा है? सो हेज फंड मीन्स एन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड which employ diverse or complex trading strategies and invest and trade in securities having diverse risk and complex product including listed and unlisted derivatives। अब देखो, तो यहाँ पे what we can always say that हेज फंड में तो हेज फंड में so what is hedge fund? Hedge fund means no, they follow complex investment strategies। so they follow complex investment strategies। second, they invest in both spot market as well as in derivative market। so invest in both spot market as well as derivative market and they invest in diversified manner to reduce risk। तो यहाँ पे invest in diversified manner to reduce risk। clear? now that is something is to be called as hedge fund। अब देखो, अब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड नाम से क्या लगता है, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे ये लोग? सोचो, तो ये लोग इन्वेस्ट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। सो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड which invest primarily in unlisted securities
or partnership interest or listed debt or securitized debt instrument of an investee company or special purpose vehicle engaged in or formed for purpose of operating, developing or holding infrastructure project. So they are investing basically in those entities, in those projects which are operating in infrastructure sector. अब देखो, अब यहाँ पे there's a term called investee company. Now investee company मतलब, now investee company ये वो एंटिटी है जहाँ पे AIF इन्वेस्टमेंट कर रहा है. तो यहाँ पे सो इन्वेस्टी कंपनी मीन्स एनी कंपनी, स्पेशल पर्पस व्हीकल, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और बॉडी कॉर्पोरेट और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इन विच ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड मेक्स इन्वेस्टमेंट. मतलब ये वो एंटिटी है जहाँ पे AIF इन्वेस्टमेंट कर रहा है, दैट इज़ टू बी कॉल्ड एज इन्वेस्टी कंपनी. क्लियर. अब फर्दर क्या लिखा है, इन्वेस्टेबल फंड. अब इन्वेस्टेबल फंड क्या है, देखो इन्वेस्टेबल फंड सिंपल में समझाया जाए तो इन्वेस्टेबल फंड का मतलब होता है कॉर्पस नाउ. सो इन्वेस्टेबल fund is equal to corpus of fund minus expenditure for administration and management of fund. क्लियर. सो जो आपका टोटल कॉर्पस ऑफ फंड है उसमें से जो भी एक्सपेंडिचर चाहिए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट ऑफ फंड उसको माइनस करने के बाद जो पैसा बच जाता है दैट इज टू बी कॉल्ड एज इन्वेस्टेबल फंड. सो इन्वेस्टेबल फंड मीन्स कॉर्पस ऑफ AIF net of estimated expenditure for administration and management of fund, that is to be called as investable fund. अब यहाँ पे what is being said, अब large value fund for aggregated investor, अब ये क्या है देखो. so large value fund for aggregated investor क्या है, it's an AIF or a scheme of AIF in which each investor, तो ये एक ऐसा फंड है, AIF का एक ऐसा फंड है या AIF की एक ऐसी स्कीम है जिसमें हर इन्वेस्टर एग्रीगेटेड इन्वेस्टर है. सो इज एन एग्रीगेटेड इन्वेस्टर एंड इन्वेस्ट नॉट लेस देन 70 करोड़ रुपीज़. अच्छा, जब हम लोग यहाँ पे हर इन्वेस्टर की बात करें तो किसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, अदर देन, किसको एक्सक्लूड किया गया है, other than manager, sponsor, employees and director of AIF or employees and director of manager. So while calculating the investor इनको काउंट नहीं किया गया है. तो इनको छोड़ के बाकी जो भी इन्वेस्टर होगा वो एग्रीगेटेड इन्वेस्टर होगा जिसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, नॉट लेस देन 70 करोड़ रुपीज़. क्लियर. बट वाइल कैलकुलेटिंग दिस लिमिट जो मैनेजर है, स्पॉन्सर है, एम्प्लॉयज़ है, डायरेक्टर है, उसको कंसिडर नहीं किया गया है. अब यहाँ पे हम लोग मैनेजर किसको बोलते हैं, ना मैनेजर प्राइवेट इक्विटी. अच्छा पहले मैनेजर देखते हैं, तो मैनेजर किसको बोला गया है. सो मैनेजर मीन्स एनी पर्सन एंटिटी हु इज़ अपॉइंटेड बाय द ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड टू मैनेज दिस इन्वेस्टमेंट बाय वट एवर नेम कॉल्ड and also may be same as sponsor of the fund. तो यहाँ पे वो पर्सन है जो उस फंड को मैनेज कर रहे हैं. सो द पर्सन हु मैनेज द फंड ऑफ AIF इज टू बी कॉल्ड एज मैनेजर. सो एनी पर्सन और एंटिटी who is appointed by AIF to manage its investment by whatever name called and may also be same as sponsor of the fund.
अब यहाँ पे फर्दर क्या दिया है, नाउ प्राइवेट इक्विटी फंड क्या है, नाउ प्राइवेट इक्विटी फंड बेसिकली एक ऐसा फंड है जो प्राइमरली इन्वेस्ट करता है इक्विटी शेयर्स में या इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट में. नाउ so they are basically investing, so that is called private equity fund because that is what we call is PE fund. तो PE का मतलब ये होता है that they are investing in the equity. So यहाँ पे alternative investment fund which invest primarily in equity or equity linked instrument or partnership interest of investing company according to the stated objective of the scheme. Now so that is to be called as private equity fund. अब SME क्या है, now SME special small and medium enterprise क्या है, now these are small and medium enterprise and इसका same meaning है जो SME Act में दिया हुआ है. Now there is something called SME fund. अब SME fund क्या है, SME fund एक ऐसा फंड है ईसन AIF जो SMEs में इन्वेस्ट करता है. अच्छा, कौन से SMEs में, जो SME में हाई ग्रोथ पोटेंशियल दिखता है. सो यहाँ पे व्हाट इज फर्दर बीइंग सेड दैट SME फंड क्या है, सो SME मीन्स एन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड विच इन्वेस्ट प्राइमरली इन अनलिस्टेड सिक्योरिटीज ऑफ इन्वेस्टिंग कंपनी विच आर SMEs. तो ये लोग किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और सिक्योरिटी तो दोज SME विच आर लिस्टेड और प्रपोज टू लिस्टेड ऑन SME एक्सचेंज और SME सेगमेंट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज. मतलब यहाँ पे they are investing primarily on those entities which are SME whether listed or unlisted. अच्छा, listed पे हो तो कहाँ पे listed है, SME exchange पे. Now then there is something called social venture. अब ये social venture क्या होता है, social venture का मतलब होता है ये एक ट्रस्ट है, सोसाइटी है, कंपनी है, सोशल वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग है या किसी भी फॉर्म में जिसका ऑब्जेक्टिव है पब्लिक वेलफेयर. तो अगर ऑब्जेक्टिव पब्लिक वेलफेयर है तो चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, दैट इज टू बी कॉल्ड ए सोशल वेंचर. तो यहाँ पे क्या लिखा है, सो इट सेज दैट इट मीन्स अ ट्रस्ट, सोसाइटी और कंपनी और वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप formed with the purpose of promoting social venture or solving social program or providing social benefit and include, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोट सोशल वेलफेयर, प्रमोट सोशल बेनिफिट, सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम, मतलब सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ये लोग क्रिएट किए थे. एंड इंक्लूड पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट. नाउ इट इंक्लूड सोसाइटीज रजिस्टर्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस or for promotion of science, literature, fine arts, then company registered under section 8 and micro finance institution. अच्छा, अभी micro finance institution क्या होता है, micro finance institution basically means those institution whose objective is to provide microfinance. So they are providing microfinance to MSME sector. तो यहाँ पे social venture है क्या, so it is trust, society, company, LLP formed for the purpose of promoting social welfare, social benefit and includes, now they are to be called as social venture. अब social venture fund क्या है, now social venture fund एक ऐसा AIF है जो इन्वेस्ट करता है सोशल वेंचर में. अच्छा, अभी चीज़ समझो, अगर ये सोशल वेंचर में इन्वेस्ट कर रहा है तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव पब्लिक वेलफेयर करना. तो अगर इसका ऑब्जेक्टिव पब्लिक वेलफेयर करना है तो ऐसे केस में व्हाट इज़ रिक्वायर्ड दैट इस फंड में अगर किसी इन्वेस्टर ने फंड कंट्रीब्यूट किया है तो उसका ऑब्जेक्टिव रिटर्न कमाना नहीं है, उसका ऑब्जेक्टिव है एक सोसाइटी का वेलफेयर हो, ऐसा काम करना. चलो आई गिव एन एग्जांपल. few years back there was a set of doctors and neurosurgeons. उन्होंने क्लेम किया था कि they have made an artificial eyes जिसको आप किसी भी ह्यूमन बॉडी में प्लांट कर सकते हैं. एंड ये जो आर्टिफिशियल आइज है इससे किसी भी बॉडी में प्लांट हो सकता है एंड कैन बी सूट टू एनी ह्यूमन
पर्सन, एनी रेस, एनी प्लेस, एनीवेयर। मतलब देखो, ह्यूमन बॉडी जो है ना, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। हमारी ह्यूमन बॉडी में अगर कोई चीज़ जाती है, ठीक है, तो हमारी ह्यूमन बॉडी ब्रेन स्टार्ट गिविंग डायरेक्शन टू इधर एक्सेप्ट और नॉट टू एक्सेप्ट, एंड इफ ब्रेन गिव अ डायरेक्शन नॉट टू एक्सेप्ट, तो हमारी ह्यूमन बॉडी उसके ऊपर एसिड छोड़ती है। दैट इज़ अ वेरी यू कैन से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बिंग क्रिएटेड। इसका मतलब there is something that which may be accepted by one human body may not be accepted by other human body, very much possible. That's how we are biologically different. But what these doctors have claimed कि ये जो artificial eyes इन्होंने बनाई है, ये artificial eyes हर इंसान की बॉडी में प्लांट हो सकता है। अब एक चीज़ समझो, अब ये जब क्लेम किया गया तो इसको WHO चेक करेगा, दुनिया की बड़ी बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस चेक करेंगे, दे विल इंश्योर कि जो क्लेम किया जा रहा है वो सही है कि नहीं है। एज्यूम करते हैं एक बार कि अगर ये क्लेम सही निकला तो दुनिया भर में से ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी अ मेडिकल रिवॉल्यूशन वेयर, बिकॉज करेंटली देखो दुनिया में टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ अराउंड 800 करोड़ के आसपास है, 800-900 करोड़ के आसपास हैं, जिसमें से आज भी 9% लोग ब्लाइंड हैं। मतलब अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 80 करोड़ लोग ब्लाइंड हैं दुनिया भर में। उसमें से कई तो ऐसे ब्लाइंड हैं जो बाय बर्थ ब्लाइंड हैं। तो अगर ये क्लेम सही प्रूव हुआ तो दुनिया भर में से ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अभी ये जो इन्होंने आइज़ बनाई, आर्टिफिशियल आइज़ बनाई है, ये सिर्फ ब्लैक और वाइट देख सकता है, दे डोंट आइडेंटिफाई कलर। समझ रहे हैं? देखो आप कैसे किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हो, आपकी हाउ द ह्यूमन बॉडी फंक्शन। जब आप किसी चीज़ को देखते हो तो आपके रेटिना स्केल पे एक इमेज फॉर्म होती है, एंड वो इमेज आपके ब्रेन के बैक साइड में जाती है। तो हमारा ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, देयर समथिंग कॉल्ड सेरिब्रम, देयर समथिंग कॉल्ड सेरिबेलम, एंड देयर समथिंग कॉल्ड मेडुला। तो हमारे ब्रेन के बैक साइड में जाता है और वहाँ पे जाके आप उस इमेज को आइडेंटिफाई कर पाते हो। समझ रहे हैं? जैसे अभी आपके सामने एक बहुत ही स्मार्ट पर्सनैलिटी की इमेज दिख रही होगी आपको, समझ रहे हैं ना? वो इमेज आपके बैक साइड में जा रही होगी, एकदम आपको थ्रिल कर दे रहा होगा। दैट इज हाउ इट वर्क्स। ओके, अब पॉइंट क्या है, अब ये जो आईज है ये सिर्फ ब्लैक और वाइट देख पा रहा है, ये कलर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। अब अगर कलर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है तो इनको और एडवांस करने के लिए दे नीड फंड। अब ये चीज़ समझो, अब यहाँ पे अगर क्या आप नहीं चाहोगे कि दुनिया भर में से ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए? आप नहीं चाहोगे ऐसा हो? और अगर आप चाहोगे तो आपको थोड़ी ना पता है कि वो कौन सी कंपनी है, कहाँ जाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे ना ऐसे फंड आते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं सोशल वेंचर फंड। अब ये सोशल वेंचर फंड क्या करते हैं ना, सोशल वेंचर फंड इन्वेस्टर से फंड रेज करते हैं। क्लियर? अब अगर उन्होंने इन्वेस्टर से फंड रेज किया तो यहाँ पे इन्वेस्टर ने फंड दिया, ये फंड आ गया सोशल वेंचर फंड के पास। अब सोशल वेंचर फंड इस पैसे को इन्वेस्ट करता है सोशल वेंचर में। Now what is social venture? We have all just discussed this thing. So social venture can be in the form of a trust, company, society. It can be in the form of a venture capital undertaking, LLP, किसी फॉर्म में हो सकता है। So they invest in social venture. अच्छा, अब यहाँ पे समझो, अगर मान लेते हैं कि आपने ये जो आर्टिफिशियल आइस बना रहे हैं, आप चाहते हो कि ये लोग और फर्दर एडवांसमेंट करें, खर्चा लगता है तो लगाएं, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो आपने सोशल वेलफेयर के लिए आपने सोशल वेंचर फंड में पैसा इन्वेस्ट किया और ये पैसा गया उन कंपनीज के पास। क्लियर? अब अगर मान लो उस कंपनी का क्लेम सही प्रूव हुआ, ठीक है, अभी तो लास्ट 3 साल से तो वो चेकिंग ही होल्ड पे है क्योंकि एंटायर वर्ल्ड इज बिजी इन पैंडेमिक। बट अगर मान लो फ्यूचर में चेकिंग रिज्यूम होती है एंड इट इज प्रूव दैट इट इज राइट क्लेम, राइटफुल क्लेम है ये, तो ऐसे केस में क्या इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा? क्या ये कंपनी जो आर्टिफिशियल आइज बना रही है, मान लो कलर भी देख पाती है, तो क्या इनकी आर्टिफिशियल आइज बिकेंगी? सोचो, क्या आर्टिफिशियल आइज बिकेंगी इनकी? कौन खरीदेगा इनकी आर्टिफिशियल आइज?
कौन खरीदेगा इनकी इनकी आर्टिफिशियल आइज? Their target audience will be whom? Now you may say blind people. Blind people नहीं खरीदते, ये गवर्नमेंट परचेज करती है अंडर द वेलफेयर नॉर्म्स. गवर्नमेंट परचेज करेगा और वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा. उसको जो ब्लाइंड लोग हैं उनको लिए एक प्रोग्राम क्रिएट किया जाएगा. गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है. सिर्फ ब्लाइंड आदमी थोड़ी ना जाएगा कि भाई 2 आंखें दे दो, 2 आंखें दो, 2 आंखें दे दो. वो ब्लैक ब्लैक थोड़ी ना खेल रहा है. सो पॉइंट इज दैट दे विल नॉट परचेज, इट इज़ द गवर्नमेंट दैट विल परचेज. अच्छा, गवर्नमेंट ने परचेज किया तो इससे इनको फ़ायदा होगा. अच्छा, अगर इनको फ़ायदा हुआ तो ये लोग रिटर्न देंगे वेंचर कैपिटल फंड को, एंड वेंचर कैपिटल फंड इन्वेस्टर को नेट रिटर्न देगा. बराबर. अब एक चीज़ समझो, लेकिन इन्वेस्टर को रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा डज नॉट मैटर. क्या इस इन्वेस्टर ने जब पैसा इन्वेस्ट किया था तो क्या उसका इंटेंशन रिटर्न कमाना था? नहीं, उसका इंटेंशन रिटर्न कमाना नहीं था. उसका इंटेंशन, ये जो इन्वेस्टमेंट उसने किया था ना, इट वाज मोर लाइक अ डोनेशन. इट इज मोर लाइक अ डोनेशन. आज सिंपल ऐसे समझो, आज किसी गांव में बाढ़ आ गई, ठीक है. अब कुछ एनजीओ वाले आपके पास आए, बोले कि मैडम कुछ डोनेशन कर दीजिए. आपने उनको 100 रुपये दिया डोनेशन, तो क्या मांगते हो कि वहाँ से कंबल ले आना? जा रहे हो तो वहाँ से कंबल साबुन ये सब ले आना. ये क्या शॉपिंग के लिए पैसा दिया उनको? आपने सोशल वेलफेयर के लिए दिया है. सो यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी रिटर्न. सो इफ यू गेट अ रिटर्न, इफ यू गेट नो रिटर्न, absolutely fine. If you get muted return, matlab less return also, it is absolutely fine, but your intention is not to get the return. That is called, this is the quality of the investor, जो कि आपको सिर्फ सोशल वेंचर फंड में ही मिलेगा. बाकी हर जगह इन्वेस्टर wants to make return, that's why they are investing. But here investor is putting money because they want to promote social welfare. Clear? अब देखो, तो यहाँ पे क्या लिखा है, दैट सोशल वेंचर फंड क्या है? इट्स एन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड विच इन्वेस्ट प्राइमरली इन सिक्योरिटीज और यूनिट्स ऑफ सोशल वेंचर. वो लोग कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? सोशल वेंचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं. एंड व्हाट इज फर्दर बीइंग सेड, एंड विच सेटिस्फाइज सोशल परफॉर्मेंस नॉर्म्स. तो यहाँ पे उन सोशल वेंचर में इन्वेस्ट किया जा रहा है जो सोशल परफॉर्मेंस नॉर्म्स को फुलफिल कर रहा है, laid on by the fund, and whose investor may agree to receive restricted or muted return. muted return मतलब no return. तो यहाँ पे जो इस फंड के इन्वेस्टर हैं, they are okay, they are absolutely fine of either not getting any return or getting lesser return. Clear? अब देखो, अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है स्पॉन्सर. अब स्पॉन्सर किसको बोलते हैं? नाउ स्पॉन्सर, जैसे कि कंपनी में प्रमोटर होता है, जैसे कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है, उसी तरीके से वेंचर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड या वेंचर कैपिटल फंड दोनों में ही स्पॉन्सर होता है. तो यहाँ पे क्या लिखा है, दैट स्पॉन्सर मीन्स एनी पर्सन or person who set up AIF and include promoter in case of a company and designated partner in case of limited liability partnership. तो जो रोल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में डेजिग्नेटेड पार्टनर का है, जो रोल कंपनी में प्रमोटर का है, वही रोल स्पॉन्सर का है AIF में. अब नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? नेक्स्ट डेफिनेशन है स्टार्टअप. अच्छा, हम लोग जब स्टार्टअप की बात करते हैं तो स्टार्टअप बेसिकली मीन्स इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या LLP जो स्टार्टअप के क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहा है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेसिफाई किया है. क्लियर? तो यहाँ पे क्या लिखा है, दैट मीन्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप विच फुलफिल द क्राइटेरिया फॉर स्टार्टअप एज स्पेसिफाइड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. क्लियर? सो दैट इज समथिंग इज टू बी कॉल्ड एज स्टार्टअप. अब यहाँ पे यूनिट्स क्या है ना? AIF जो इशू करता है इन्वेस्टर को, दैट इज टू बी कॉल्ड एज यूनिट्स. तो यहाँ पे व्हाट इज बीइंग सेड, दैट यूनिट्स मीन्स बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर इन द AIF और स्कीम ऑफ AIF.
Now, so what AIF issue to the investor is called units. So you can also say that instrument issued by, so units are nothing but instrument issued by AIF to their investor. Clear? अब यहाँ पे फर्दर क्या लिखा है? Now further लिखा है वेंचर कैपिटल फंड क्या है? So venture capital fund basically means, now venture capital fund means alternative investment fund which invest in unlisted securities of startup emerging in early stage venture capital undertaking, and which mainly involved in new product, new services, technology, intellectual property right based on base activity or new business model, and shall include angel fund. तो वेंचर कैपिटल फंड क्या है? ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, मतलब वेंचर कैपिटल फंड को अब एआईएफ का पार्ट मान लिया गया है, जो नई टेक्नोलॉजी में, नए प्रोसेस में, नए प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करता है, जिसमें एंजल फंड भी इंक्लूड होता है. तो एंजल फंड क्या है? दैट्स समथिंग वी डिस्कस. अब यहाँ पे वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग क्या है? तो इट्स अ डोमेस्टिक कंपनी विच इज़ नॉट लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एट एनी टाइम ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट. तो ये एक डोमेस्टिक कंपनी है जो अनलिस्टेड कंपनी है. तो यहाँ पे डोमेस्टिक कंपनी विच इज नॉट लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एट द टाइम ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट, मतलब जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था उस समय अगर ये एक अनलिस्टेड कंपनी है, देन दैट इज टू बी कॉल्ड एज वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग. क्लियर? सो दीज आर the definitions which is very crucial from the exam point of view because short notes आता है इस chapter के definition से. Clear? अब देखिए, सब यहाँ पे एक बार इस पूरी definition को, क्योंकि definition important है, तो एक बार जितना वीडियो में देख रहे हैं वीडियो पॉज करिए एंड पूरे definition को एक बार रीड कर लीजिए. So with this the definition part is over. Now we are moving towards categories of AIF. देखो अभी AIF के 3 categories हैं. Now so when you talk about categories of AIF, now there are 3 categories of AIF. तो AIF के कौन कौन सी categories हैं? So there is something called category 1, there is something called category 2, and there is something called category 3. So category 1 AIF, याद रखना important topic है. So there is something called category 1 AIF, category 2 AIF and category 3 AIF. अब यहाँ पे now category 1 AIF as the name says, ये वो category है जो basically invest करता है startups में. Now so this is basically those categories we are investing in startup, social venture, so they are basically investing in infrastructure fund. So these are SMEs, so that is called category 1 AIF. तो यहाँ पे those which invest in startup, early stage venture, social venture, SME, infrastructure fund, other sectors or areas which the government or regulator considered as socially or economically desirable. Clear? This is point 1. कि ये वो AIF है जो कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है? दे आर इन्वेस्टिंग इन SMEs, दे आर इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर, दे आर इन्वेस्टिंग इन सोशल वेंचर. क्लियर? अब इसमें कौन कौन से AIF इंक्लूड होते हैं? नो इंक्लूड वेंचर कैपिटल फंड, SME फंड, सोशल वेंचर फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और सच अदर AIF एज मे बी स्पेसिफाइड. दिस इज सेकेंड पॉइंट. अब तो यहाँ पे what is being said that अब ये जो AIF है ये बेसिकली कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है? स्टार्टअप्स में. अच्छा, अगर स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो क्या ये इकोनॉमी के लिए अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है, बिकॉज यहाँ पे मोर एंड मोर इन्वेस्टर होगा तो मोर एंड मोर इन्वेस्टर विल बेसिकली हैव बेटर बेनिफिट, तो इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, सो इट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट टूवर्ड्स इकोनॉमी. तो यहाँ पे गवर्नमेंट इन AIF को काफ़ी कंसेशंस, बेनिफिट
प्रोवाइड करता है. सो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड which are generally perceived to have a positive spillover effect on the economy and for which SEBI or Government of India and other regulators might consider providing incentives or concession. So यहाँ पे they receive incentives or concession from the Government of India. Clear? Now what is being said, so these are the 3 points that you have to remember in case of category 1 AIF. अब category 2 AIF क्या है? अच्छा, category 2 AIF के लिए क्या बोला है कि category 2 AIF एक ऐसा AIF है जो न तो category 1 AIF है और न category 3 AIF है. तो जो category 1 भी नहीं है और जो category 3 भी नहीं है वो category 2 है. क्या जबरदस्त डेफिनेशन है. क्लियर? अब यहाँ पे अब ये जो AIF है ना, ये AIF बोरोइंग करता है, बैंक से फंड बोरो करता है, लेकिन बैंक की जो बोरोड फंड है उसको अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी के लिए यूज़ करता है, उसको इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ नहीं करता. क्लियर? एंड इट इंक्लूड प्राइवेट इक्विटी फंड, इट इंक्लूड डेट फंड. यहाँ पे क्या लिखा है, और यहाँ पे ये जो AIF है ये बेसिकली कोई स्टार्टअप्स को प्रमोट नहीं कर रहा है, इसलिए इनको किसी भी गवर्नमेंट का कंसेशन या बेनिफिट नहीं मिलता. तो यहाँ पे क्या लिखा है, सो दोज which do not fall in category 1 and category 2, now that is something is to be called as, and which does not undertake leverage or borrowing other than to meet day-to-day operational requirement. Clear? So this is something, so does not fall in category 1 and category 3, does not, which does not undertake. तो यहाँ पे ये लोग बोरिंग नहीं करते, लेकिन बोरिंग किस काम के लिए करते हैं, फॉर डे टू डे ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट. ना फर्दर क्या लिखा है, सो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड सच एज प्राइवेट इक्विटी फंड एंड डेट फंड, नाउ फॉर विच नो स्पेशल इंसेंटिव. तो यहाँ पे सो दिस इज समथिंग प्राइवेट इक्विटी फंड एंड डेट फंड. सो दिस इज थर्ड पॉइंट. एंड नो स्पेसिफिक incentive or concession are given by the government or the regulator तो यहाँ पे इस फंड को कोई भी अलग से गवर्नमेंट बेनिफिट या कंसेशन प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे ये लोग इकोनॉमी के लिए कोई स्पेशल बेनिफिट क्रिएट नहीं करें. दे आर नॉट प्रमोटिंग SME, दे आर नॉट प्रमोटिंग सोशली डिजायरेबल फंड, सो दे आर बेसिकली नॉट क्रिएटिंग any value addition in the economy, and that is where they are not getting any concession or benefit from the government of India. अब category 3 AIF क्या है? Now it employ diverse and complex trading strategies and may employ leverage including through investment in listed or unlisted derivative. तो यहाँ पे what is being said that ये जो fund है category 3 AIF है, ये complex investment strategies को follow करता है. ना यहाँ पे ये लोग डेरिवेटिव में इन्वेस्ट करते हैं, तो इट इज़ बेसिकली इंक्लूड हेज फंड. तो यहाँ पे सो AIF such as hedge fund. So this is something, so hedge fund is nothing but category 3 AIF. Now what is further being said, and for which no specific incentive or concession given by the government or the regulator. तो यहाँ पे अगेन क्या ये फंड कोई स्पेसिफिक बेनिफिट क्रिएट कर रहा है इकोनॉमी के लिए? आंसर इज नो. तो यहाँ पे इनको कोई भी स्पेशल बेनिफिट, परक्विजिट्स, कंसेशन ये सब गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करता. डन. सो दीज आर बेसिकली कॉल्ड एज कैटेगरीज ऑफ AIF. नाउ जितना हाईलाइट किया, जितना पॉइंट मार्क किया, उतना भी अगर आपने रीड किया, इट्स मोर देन सफिशिएंट. डन. सो दिस इज कॉल्ड कैटेगरीज ऑफ AIF. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. नाउ अब आते हैं हम लोग रजिस्ट्रेशन ऑफ AIF पे. अब रजिस्ट्रेशन ऑफ AIF के लिए क्या बोलता है,
नाउ रजिस्ट्रेशन ऑफ AIF बेसिकली सेज कि अगर आपको AIF के फॉर्म में रजिस्टर होना है, सो व्हाट नीड टू बी डन, सो यू नीड टू मेक एन एप्लीकेशन टू सेबी। जब आप सेबी के पास एप्लीकेशन करोगे तो हर एक AIF को मैंडेटरी सेबी के साथ रजिस्टर होना जरूरी है, एंड जो रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा वो आपको किसी एक कैटेगरी के में रजिस्टर होना पड़ेगा, तो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट कैटेगरी यू वांट टू गो फॉर। एंड जो रजिस्ट्रेशन किया जाएगा इट विल बी वैलिड फॉर लाइफ टाइम। नाउ तो यहाँ पे क्या लिखा है, अच्छा आप एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी में मूव नहीं कर सकते अनलेस परमिटेड बाय सेबी। यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल AIF आर रिक्वायर्ड टू बी मैंडेटरी रजिस्टर्ड अंडर एनी ऑफ द 3 कैटेगरीज। क्लियर? तो जितने भी AIF हैं उन सबको किसी एक न एक कैटेगरी में रजिस्टर होना कंपलसरी है। नाउ AIF रेगुलेशन परमिट AIF टू लॉन्च मल्टीपल स्कीम अंडर वन AIF। तो यहाँ पे AIF रेगुलेशन जो है वो मल्टीपल स्कीम अंडर वन AIF लॉन्च कर सकता है। नाउ subject to filing of placement memorandum, subject to filing of placement memorandum with SEBI and certificate registration shall be valid. Third, जो certificate of registration SEBI आपको grant करता है, now it will be valid until the AIF is wound up और the certificate is cancelled by SEBI। तो जब तक AIF wound up नहीं होगा या जब तक SEBI आपका सर्टिफिकेट कैंसिल नहीं करेगा तब तक ये वैलिड रहेगा। नाउ what is being said that AIF which has been granted registration under a particular category cannot change its category subsequent to registration except with the approval of SEBI। तो SEBI के अप्रूवल के साथ ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको एक बार रजिस्टर कर दिया है इन वन कैटेगरी तो आप बाद में उसको चेंज नहीं कर सकते। Now, so this is to be called as registration of AIF. Now, अब यहाँ पे what is further being said? Now, what is further being said? The next topic is to be called as investment strategy. ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे हर एक AIF को अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जो है, जो उनकी इन्वेस्टमेंट मैथोलॉजी है, वो प्लेसमेंट मेमोरेंडम में मेंशन करना पड़ेगा। सो ऑल AIF मस्ट स्टेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, इन्वेस्टमेंट पर्पस एंड इट्स इन्वेस्टमेंट मैथोलॉजी इन इट्स प्लेसमेंट मेमोरेंडम टू द इन्वेस्टर। सेकेंड, इन केस द AIF डिसाइड टू ऑल्टर द फंड स्ट्रैटेजी, तो अगर AIF अपनी फंड स्ट्रैटेजी को चेंज करना चाहता है तो कैसे हो सकता है, ओनली विद द कंसेंट ऑफ 2/3 ऑफ यूनिट होल्डर बाय वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन AIF। तो सिर्फ 2/3 ऑफ यूनिट होल्डर बाय वैल्यू से ही चेंज हो सकता है, अदरवाइज चेंज नहीं हो सकता। डन। दिस इज टू बी कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इन केस ऑफ AIF। डन। रीड दिस मच पार्ट, पर्टिकुलरली द कैटेगरीज ऑफ AIF। जितना वीडियो में देख रहे हैं वीडियो पॉज करिए और इतने को एक बार रीड करिए। इसमें ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इज इम्पॉर्टेंट। क्लियर? रीड फास्ट। सो आई होप यहाँ तक रीड कर लिया है, तो यहाँ तक रीड कर लेना, रेस्ट विल टेक इन द नेक्स्ट सेशन।